हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी एकेडमी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टर्म 1 जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, इसलिए हम लोग लास्ट वीडियो में जियोग्राफी एग्रीकल्चर के ऊपर एमसीक्यू और असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। द राइजेस ऑफ nationalism in Europe. Number 1 question. Who was Frederick Soriot? Frederick Soriot कौन है? Frederick Soriot है एक फ्रेंच आर्टिस्ट जिसका आंसर हम लोग एकदम बुक में जो फर्स्ट जो पिक है, फर्स्ट जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है इन 1848 फेडरिक सोरियो अ फ्रेंच आर्टिस्ट। तो इसका आंसर होगा फेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। Question number 2. The first clear expression of nationalism in Europe came with. यूरोप में नेशनलिज्म का जो एक्सप्रेशन है वो किस रेवोल्यूशन के बाद आया था? किस रेवोल्यूशन के बाद आया था? एकदम चैप्टर के फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। इसका मतलब है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में नेशनलिज्म का जो एक्सप्रेशन वो आया था। When did फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट? अभी हम लोग देखे थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4. नेशनलिज्म ब्रॉट अबाउट इन यूरोप द इमर्जेंस ऑफ, मतलब यूरोप में नेशनलिज्म क्या इमर्जेंस लाया था? यूरोप में नेशनलिज्म द नेशन स्टेट ये इमर्जेंस लाया था। क्वेश्चन नंबर 5. बिफोर द रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1789 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर फंक्शनिंग देयर? इसका मतलब है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले फ्रांस में जो गवर्नमेंट सिस्टम था वो क्या था? वो था मोनार्की, मतलब राजा थे और राजा पूरे देश को चलाते थे। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिड द नेपोलियन कोड ऑफ 1804 स्पेल आउट? क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाई दे रहा है ऑप्शन 1 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, वीपिंग आउट प्रिविलेज बाय बर्थ, ऑल द अबव। हम लोग जानते हैं कि नेपोलियन कोड में ये सारे जो है सभी को प्रेफरेंस दिया गया, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी लोग लॉ के सामने इक्वल है, राइट टू प्रॉपर्टी एंड वीपिंग आउट प्रिविलेज बाय बर्थ, मतलब बर्थ के हिसाब से जो प्रिविलेज मिलता था वो अभी कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर होगा all the above. Question number 7. Frederick Soriot, a French artist, in this series of 4 prints, 1848, visualized his dream of a world as, मतलब फेडरिक सोरियो के जो पिक्चर था उसमें वो क्या दिखाना चाहते थे? उसमें वो दिखाना चाहते थे द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये दिखाना चाहते थे। तो इसका आंसर होगा आ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डज ला पैट्री मीन? ला पैट्री मीन क्या है? फादरलैंड। ये आप हर एक लाइन से एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हर एक लाइन से एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों का एमसीक्यू में मार्क्स भी उतना ही स्कोर्ड होगा। देखिए, द आइडियाज ऑफ ला पैट्री मीन्स द फादरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन यूरोप इन, नेशनलिज्म का जो भावना था वो यूरोप में कब आया? वो यूरोप में आया 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में यूरोप में नेशनलिज्म का जो भावना है वो 19th सेंचुरी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन. द आइडिया ऑफ अ
community enjoying equal rights under a constitution were expressed by French Revolution. इसका आंसर होगा A and B, ला पेट्रे एंड ला सिटवेन. इसका आंसर होगा C, both A and B. 11. What kind of political and constitutional change was brought about by the French Revolution? French Revolution में क्या क्या चेंज आया था? It ended the absolute monarchy. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो मोनार्की सिस्टम है वो एबोलिश्ड हो गया था. It transferred the power to a body of the French citizen. फ्रेंच सिटीजन के हाथ में पावर को ट्रांसफर कर दिया. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है. इट प्रोक्लेम दैट henceforth the people would constitute the nation and shaped its destiny. तो इसका जो आंसर होगा ऑल अबव होगा, मतलब सभी चेंजेस पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ था. क्वेश्चन नंबर 12. यूटोपियन इज क्या है? यह है एन आइडियल विजन ऑफ द सोसाइटी. जो फेडरिक सोरियो के जो पिक्चर हम लोग फर्स्ट पेज में देखे थे, तो वह फेडरिक सोरियो कैसे सोसाइटी को चाहते थे कि एन आइडियल विजन ऑफ द सोसाइटी वो चाहते थे. क्वेश्चन नंबर 13. नेम द रिवॉल्ट दैट स्टार्टेड इन यूरोप इन 1848. यूरोप में 1848 में क्या रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था? यूरोप में 1848 में आर्टिस्टियंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट द इकोनॉमिक हार्डशिप. यूरोप में इस इकोनॉमिक हार्डशिप के लिए आर्टिस्टियन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट लोग रिवॉल्ट स्टार्ट किए थे. क्वेश्चन नंबर 14. मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 वाज एवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की. ये भी सही है. मेकिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू नेशनल असेंबली, ये भी सही है. मगर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये है ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्क टू द फ्रेंच सिटीजन. ये है सबसे इम्पोर्टेंट आउटकम. क्वेश्चन नंबर 15. व्हेन डिड द नेपोलियन इन्वेड इटली. नेपोलियन इटली को कब अटैक किया था? इन 1789 में. बुक में आप लोग देखेंगे कि साइड में एक बॉक्स में सभी इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है. ये देखिए 1789 में नेपोलियन इन्वेड्स इटली. फिर 1848 में जो इकोनॉमिक हार्डशिप के अगेंस्ट आर्टिस्टियन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट जो रिवॉल्ट स्टार्ट किया था, ये भी दिया हुआ है. इसका मतलब ये जो इम्पोर्टेंट डेट है ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सोशली एंड पॉलिटिकल्स डोमिनेट क्लास इन यूरोप ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी वाज. यूरोप में सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेट क्लास कौन था? यूरोप में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली एंड डोमिनेट क्लास था लैंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी. लैंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी सबसे ज्यादा डोमिनेट क्लास था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस. इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, ये है नेपोलियन बोनापार्ट. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट केम इन यूरोप नेशंस आफ्टर नेपोलियंस डिफीट. नेपोलियन हार जाने के बाद यूरोप में कौन सा सिस्टम आया था? कंजर्वेटिज्म सिस्टम आया था. क्वेश्चन नंबर 19. रिप्रेशन ऑफ लिबरल रेवोल्यूशनरीज आफ्टर 1815 इन यूरोप लेड टू. इसका आंसर क्या होगा? सीक्रेट जो सोसाइटी था वो इसके बाद स्प्रेड हुआ. सीक्रेट सोसाइटी बीइंग फॉर्म्ड इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड ऑल देयर आइडियाज. ये जो दो सीक्रेट सोसाइटी आप लोग जानते हैं, यंग इटली, ये है सीक्रेट सोसाइटी. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following country did not attend the Congress of Vienna? हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया ये सभी वियना कांग्रेस में पार्टिसिपेट था. सिर्फ स्विट्जरलैंड पार्टिसिपेट नहीं किया था. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड. Which region is
रूल्ड ओवर बाय द हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर कौन सी रीजियन को रूल्ड करते थे? ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया और हंगेरी। अ मर्चेंट, क्वेश्चन नंबर 22, a merchant traveling from Habsburg to Nuremberg in the first half of the 19th century has to pass through how many customs barrier to sell his goods? ये आप लोग बोलिए कितना होगा? ये होगा ऑप्शन डी, 11 कस्टम्स बैरियर को पार करके इन लोगों को अपने गुड्स को सेल करना पड़ते थे। उसके बाद क्वेश्चन है 23, ज़ोल्वेरिन वाजा। ज़ोल्वेरिन क्या था? हम लोग जानते हैं कि ज़ोल्वेरिन है कस्टम यूनियन। क्वेश्चन नंबर 24, द 3 लीडर्स हु हेल्प्ड यूनिफिकेशन ऑफ इटली वर। इटली को यूनिफाइड करने में तीनों लीडर का नाम क्या है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जोसेफ मैजनी, काउंट कावूर एंड गैरिबोल्डी। ये 3 लीडर है इटली को। ये 3 लीडर इटली को यूनिफाई करने के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। क्वेश्चन नंबर 25, इटालियन प्रिंसले हाउस रूल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली यूनिफाइड होने के पहले इटालियन जो प्रिंसले हाउस है ये कौन रूल्ड करते थे? ये था सार्डिनिया एंड पिडमंट। हम लोग बुक में से ही इसका आंसर ढूंढेंगे। बुक में से आप लोग अगर इटली का यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जो पार्ट है वो आप लोग अगर देखेंगे तो देख सकते हैं कि पहले इटली जो था 7 स्टेट्स में, इटली जो था 7 स्टेट में डिवाइड किया हुआ था। तो उसमें से हम लोग देख सकते हैं इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट ऑफ विच ओनली 1 सार्डिनिया एंड पिडमॉन्ट वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसले हाउस एंड द नॉर्दर्न पार्ट वॉज ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर पार्ट वॉज रूल्ड बाय द पोप एंड द साउदर्न रीजियन वेर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग ऑफ द स्पेन। तो इसका आंसर होगा सार्डिनिया एंड पिडमॉन्ट। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और कमिंग वीडियोस में हम लोग हिस्ट्री के इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। एसएसटी में 100% मार्क्स पाने के लिए हम लोगों के चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।